दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कवर करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर। देखिए हमारे सामने है 4 मई से लेकर के 9 मई तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्या होता है ना कि डेली करंट अफेयर के अलावा अगर आपको वीकली करंट अफेयर भी दिया जाए तो आपके सभी प्रश्न रिवाइज हो जाते हैं और एक बार फिर से सभी प्रश्न आपके दिमाग में आ जाते हैं। तो यहां पर हम कवर करने वाले हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उन्हें, ताकि आपको एग्जाम में और भी ज्यादा हेल्प मिल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि हमारा एप्लीकेशन आ चुका है, तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर के डालिए स्टडी 91 और वहां से आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिसकी वजह से पढ़ना आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो पाएगा। क्योंकि वहां पर जो टेस्ट का नेविगेशन है ना, वो इतना बेस्ट है कि आपको टेस्ट देने में भी मजा आएगा और आपको प्रैक्टिस करने में भी मजा आएगा। साथ ही साथ आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन में भी डाउनलोड करने के लिए स्थान दिया हुआ वहां जाकर कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने कि आईसीसी द्वारा 1 मई 2020 को जारी टेस्ट रैंकिंग में विभिन्न टीम और उनके स्थान का सही मिलान करिए। देखिए क्या है ना, हमें पता है कि कोई क्वेश्चन आसान कैसे बनता है, लेकिन आपके परीक्षा में अभी आसान का जमाना खत्म हो गया। आपके परीक्षा में कुछ इस तरीके से प्रश्न दिए जाते हैं कूट बना करके, जहां पे आप लोग ज्यादा परेशान हो जाते हो। तो जल्दी से आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। याद रखें दोस्तों, मैं इसका सही उत्तर आपको बताने जा रहा हूं। बहुत साल बाद 2016 के बाद, मतलब काफी समय बीत गया, 4 साल का समय बीत गया कि ऑस्ट्रेलिया को पहला रैंक नहीं मिला था। अब जाकर के ऑस्ट्रेलिया पहले रैंक पर आया है। ये टेस्ट रैंकिंग की बात कर रहा हूं। देखिए दो तरह की रैंकिंग है हमारे सामने, एक तो टेस्ट रैंकिंग है, एक है T20 की रैंकिंग। तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया ने इस बार दोस्तों दोनों रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया, मतलब टेस्ट वाली रैंकिंग में भी पहले स्थान पर है और T20 वाली रैंकिंग में भी ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, ठीक है। दूसरा स्थान मिला है टेस्ट में न्यूजीलैंड को, ठीक है। जबकि T20 वाले रैंकिंग में देखा जाए तो दूसरा स्थान है इंग्लैंड का। तो इसको भी आप याद रखें दोस्तों, दूसरा स्थान है इंग्लैंड का, ठीक है। और तीसरा स्थान दे रहा है भारत का। तो इसको याद रखेगा, ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है और भारत तीसरे नंबर पर है। किस में बात कर रहा हूं मैं? टेस्ट रैंकिंग की बात कर रहा हूं, जो आईसीसी के द्वारा अभी हाल ही में जारी किया गया है। और अगर यहीं आपसे पूछता T20 रैंकिंग, तो ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है, न्यूजीलैंड की जगह इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है और भारत उसमें भी तीसरे नंबर पर है, ठीक है। याद रखेगा आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है, तो स्थापना हुआ था 15 जून को 1909 में और मुख्यालय है दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में। और चेयरमैन यहां के कौन है, तो याद रखिए शशांक मनोहर चेयरमैन है और अध्यक्ष है मनु साहनी। तो इतना प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा शिकागो में हुई हे मार्केट घटना। ये ऐसा नहीं कि हे कुछ अलग से आ गया दोस्तों, उस मार्केट घटना का नाम ही था हे, ठीक है। तो हे मार्केट उसका नाम है, याद रखिएगा। ये मार्केट घटना ये हुई थी 1886 में, यानी 100 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है दोस्तों ये मार्केट घटना को हुए। तो याद रखिए इस घटना को याद करते हुए हर एक साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला कथन आपको बताना कौन सा कथन सही है। दूसरा कथन दे रहा है, भारत में लेबर किसान पार्टी के प्रमुख सिंगार वेलर द्वारा मजदूर दिवस पहली बार चेन्नई में, उस समय उसको तत्कालीन मद्रास माना जाता था, वहां पर 1 मई 1923 को आयोजित किया गया था। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन यहां पर सही है। तो याद रखें दोस्तों, यहां पर दिया गया दोनों कथन बिल्कुल सही है। रही बात हे मार्केट घटना के बारे में, तो मैं बताना चाहूंगा कि हे मार्केट घटना क्या थी दोस्तों। यह 1 मई को घटना घटित हुआ था, इसी वजह से यहां पर 1 मई को ही यह अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। हुआ क्या था कि 1 मई 1886 को शिकागो में हड़ताल का सबसे आक्रामक रूप देखने को मिला था। शिकागो उस समय सबसे जुझारू वामपंथी मजदूर आंदोलन का एक केंद्र बन चुका था। 1 मई को शिकागो में मजदूरों का एक विशाल सैलाब उमड़ा, ठीक है। और लोग क्या करने के वहां हड़ताल करने के लिए लोग गए हुए थे और संगठित मजदूर आंदोलन के आह्वान पर शहर के सारे औजार, जहां भी जो भी फैक्ट्रियां थी, कंपनियां थी, सभी औजार बंद कर दिए गए। सभी तरह के प्रोडक्शन रुक गए, मशीनें रुक गई, कंपनियां रुक गई। क्यों? क्योंकि जब मजदूर इकट्ठा हो जाता है तो फिर कोई क्या कर सकता है, ठीक है। मजदूर आंदोलन को कभी भी वर्ग एकता के इतने शानदार और प्रभावी प्रदर्शन का एहसास नहीं हुआ था कि हम लोग इतने एकता के साथ एक मंच पर खड़े हो पाएंगे, और लोगों ने जो चाहा वो कर दिखाया। कर इस आंदोलन ने अमेरिकी मजदूर वर्ग की लड़ाई के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। भारत में मजदूर दिवस पहली बार चेन्नई में 1923 में आयोजित किया गया था। यह सबसे पहले लेबर किसान पार्टी के प्रमुख थे सिंगार वेलर, उनके द्वारा यह शुरू किया गया था। भारत में इसको दोस्तों कामगार दिन के रूप में जाना जाता है।
मराठी में इसे कामगार दिवस के रूप में जाना जाता है, तमिलनाडु में इसे उजी पालार नाल के रूप में जाना जाता है। तो अलग अलग नाम दिया गया है, आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहां पर कुछ और कानून भी आए। कह रहा भारत में वर्ष 1986 में यानी 100 साल बाद बाल श्रम अधिनियम आया, जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी फैक्ट्री में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और बेहतर श्रम मानक को प्राप्त करने के लिए और बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए भी सरकार ने ठोस कदम उठाए। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि हाल ही में दिए गए जीआई टैग के संदर्भ में निम्नलिखित की पुष्टि कीजिए। देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे करंट अफेयर के चैनल हैं यूट्यूब पर जो आप भी जानते होंगे और हमें भी पता है, ठीक है। लेकिन वहां क्या होता है ना कि क्वेश्चन को इतने सरल तरीके से दिया जाता है जो आपकी परीक्षा में आता ही नहीं है। आपको क्वेश्चन पर कमांड रखना है, भाई कोई चीज क्यों है उसके पीछे की सारी बात भी जाननी है, प्लस ये भी ध्यान देना है कि यह क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो वीकली करंट अफेयर हो या डेली करंट अफेयर हो, हमारा फोकस यही होता है कि किस तरह से हम आपको बेहतर से बेहतर प्रश्न दे सकते हैं, ठीक है। देखिए हमें वो नहीं करना है कि आपको कुछ ऐसा मसाला दे जिसमें आपको मजा आए या आपको मनोरंजन का बड़ा एहसास हो, हमें वो नहीं ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने क्वेश्चन को देना होगा और आपके सामने लाना होगा। तो क्योंकि आप भी जानते हैं कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं जीआई टैग में। पहला वाला कथन दे रहा है यहां पर कि हाल ही में मेघालय के चाक हाओ तथा गोरखपुर के टेराकोटा को भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया। भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग दिया गया, ठीक है। दूसरा कथन दे रहा है चाक हाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है और गोरखपुर का जो टेराकोटा है यह सदियों पुरानी एक कला है। आपको बताना है यहां पर सही क्या है, क्या पहला वाला सही है दूसरा वाला सही है, आपको यह बताना है, ठीक है। तो आप जल्दी से बता दीजिए, सोच समझ के बताइए। करा है कि यहां पर देखिए एक बात बताओ ना, यहां पर जो चाक हाओ सुगंधित चावल की बात किया जा रहा है दोस्तों, इसको काला चावल भी कहा जाता है। ये काले चावल को जो है, अच्छा आपने कभी देखा है, आपने चावल को हमेशा सफेद रंग का देखा होगा, या आपने हो सकता है कि गोल्डन राइस को देखा हो तो उसका कलर जो थोड़ा सा अलग हो जाता, थोड़ा सा भूरापन आ जाता उसमें, वो देखा होगा। लेकिन क्या इसके अलावा आपने कभी दूसरे रंग का चावल देखा? हाँ, चावल को थोड़ा रंगीन बनाया जा सकता है लेकिन उसमें कलर का इस्तेमाल किया जाता है। चावल जो रियल उसके दाने होते हैं वो या तो सफेद होते हैं या तो गोल्डन राइस में थोड़ा सा चेंज होते हैं, लेकिन यहां पर पूरा का पूरा चावल ही काला रंग का होता है, ठीक है। तो ये चाक हाओ जो चावल है ये मणिपुर से संबंधित है दोस्तों, ये मेघालय का चावल नहीं है। तो परीक्षा में इसी तरह से टिपिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी गोरखपुर का टेराकोटा है, ये एक डिजाइनिंग होती है, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये सदियों पुरानी कला बहुत समय से चली आ रही है वहां पर। तो स्थानीय जो कारीगर हैं वो विभिन्न जानवर, जैसे मान लीजिए आपके हाथी घोड़ा हो गए, बकरी हो गया, बैल हो गया, गाय हो गया, इन सब की आकृति बनाते हैं किसी मिट्टी के बर्तन के ऊपर, उसको टेराकोटा बोलते हैं, ठीक है। और कई तरह के होते हैं, तो ये याद रखिएगा। लेकिन हाथ से सारा काम होता है, कोई मशीनी काम नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला कथन तो सही हो जाएगा। पहला वाला कथन इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहां पर बोला है कि चा खाओ, यानी जो काला चावल है वो मेघालय से संबंधित है, ऐसा नहीं है। वो संबंधित है किससे? वो मणिपुर से संबंधित है। तो केवल दो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वही बातें आगे दिया जा रहा है दोस्तों, बार बार आपसे कह रहा हूं कि जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप और भी बेहतर पढ़ाई कर सकें। चलिए देखिए, एक लोगों की डेथ हुई है, बड़ा फेमस है ये लोग, इनका नाम है चुन्नी गोस्वामी। कहीं पर चुन्नू लिखा है, कहीं पर चुन्नी लिखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा चुनी, हाल ही में चुनी गोस्वामी का निधन हो गया। उनकी उम्र कितनी थी? 82 वर्ष की थी। कोरोना वायरस से नहीं हुआ, ऐसे हुआ, ठीक है, जनरली डेथ हुआ इनका। तो याद रखिएगा ये किस खेल से संबंधित थे? तो याद रखिए दोस्तों, ये एक महान फुटबॉलर थे। जब कोई एक बड़े व्यक्ति की डेथ होती है तो हमें ध्यान देना चाहिए। अब फुटबॉलर के अलावा भी इनको दोस्तों अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, इसका मतलब है कि बहुत बेस्ट प्लेयर रहे होंगे। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, इसका मतलब है कि आप समझिए भाई 1983 में इनको पद्मश्री मिला था। तो ये इस बात को बताता है कि ये बहुत अच्छे प्लेयर थे और यहां से प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो याद रखिए एक महान फुटबॉलर के रूप में जाने जाते हैं। यहां पर दे रहा है कि वर्ष 1962 में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जो भारत ने जीता था वो इन्हीं के कप्तानी में जीता गया था, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? निक्केई एशिया पुरस्कार, ठीक है। तो जल्दी से आप बताइए पुरस्कार के लिए किसको चुना गया दोस्तों? ये याद रखिएगा, ये निक्केई एशिया पुरस्कार हो सकता है आप सभी को ना पता हो, लेकिन आप याद रखें दोस्तों
जो कोई भी इनोवेटिव वाला काम करता है ना, उनको जो है इस तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। जो इनोवेशन होते हैं या फिर साइंस एंड टेक के क्षेत्र में या कोई बड़ा कार्य कोई करता है तो उसके लिए दिया जाता है। दोस्तों इस बार का यह पुरस्कार दिया गया टी प्रदीप को। किसको दिया गया है? टी प्रदीप को। तो चलिए देख लेते हैं कि टी प्रदीप ने कौन से कार्य किए थे। दोस्तों आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं टी प्रदीप, उनको यह सम्मान नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शोधन की रिसर्च के लिए दिया गया है। उन्होंने भारत में 2 पैसे प्रति लीटर की लागत से स्वच्छ पानी पहुंचाने में मदद किया। अभी तक क्या होता था, रेलवे स्टेशन पे आप लोगों ने देखा होगा इस तरह के जो है वाटर कैंप लगे होते हैं जहां पर 2 रुपये और 5 रुपये लीटर पानी दिया जाता है। तो वहां पर क्या है कि लागत भी ज़्यादा आती है। यहाँ पर 2 पैसे प्रति लीटर, 2 पैसा समझ रहे हैं, 2 पैसे में पानी को, रुपए नहीं, 2 पैसे में पानी को शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, यानी 50 पैसे में आप समझ लो 1 रुपये में जो है 50 लीटर पानी को हम शुद्ध कर सकते हैं। तो ये कार्य उन्होंने करके दिखाया, तो इसके लिए उन्हें सम्मान दिया गया। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन है। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, टी प्रदीप, क्योंकि इन्होंने हमारे देश को एक कदम और आगे बढ़ाने का कार्य किया है। दोस्तों आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, आपको जितनी जल्दी तैयारी करना और बेहतर तैयारी करना है तो जल्दी से जाइए और जुड़ जाइए हमारे एप्लीकेशन से, ताकि वहां पर सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ाई कर सकें। कुछ लोगों के साथ हो सकता है ऐप को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन वो नाराज और परेशान नहीं होंगे, क्योंकि जितनी चिंता आपको नहीं है उससे कहीं ज्यादा चिंता हमें है कि आपको सब चीजें सही समय पर सही तरीके से मिल पाए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे में ये पहले बताइए ये कब मनाया जाता है? अच्छा, इससे भी ज़्यादा जरूरी है दोस्तों कि एक इंडेक्स आता है फ्रीडम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा 142वीं रैंकिंग है भारत की, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हालांकि ये रैंकिंग गिरा है। ठीक है, और पिछले 4 सालों से लगातार भारत जो है नीचे गिरता हुआ चला आ रहा है। फिलहाल ये डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये डे के रूप में मनाया जाता है कब? 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है, तो इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3 मई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन भारतीयों को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चयनित किया गया है? देखिए, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस में चयनित किया गया, तो बड़ी बात है भाई। कोई भारतीय मूल का व्यक्ति अगर किसी विदेश में कोई बड़ा पुरस्कार पाता है तो वो अपने आप में बेस्ट होता है। ठीक है, तो इनमें से याद रखिएगा 2 लोगों को विज्ञान के क्षेत्र में चुना गया और 1 लोगों को रिसर्च के क्षेत्र में चुना गया है। ठीक है, तो रिसर्च नहीं है, कविता सिंह जी जो है दोस्तों वो सौंदर्य शास्त्र हैं। मैंने फिलहाल इसका पहले कभी नाम नहीं सुना था, बट अभी इसका हाल ही में सुना, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 3 नाम आपके सामने हैं, एक है शोभना जी, एक है विमान बागची और एक है कविता सिंह जी। ठीक है, तो 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चयनित किया गया है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। इसके मानव सदस्यता अल्बर्ट आइंस्टीन, अकीरा कुरोसावा, नेल्सन मंडेला, चार्ल्स डार्विन को भी इसके लिए चुना जा चुका है। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ हमारे भारतीय लोगों का नाम जुड़ रहा है। वर्ष 2020 में 3 भारतीयों को मानव सदस्यता के लिए चुना गया है, उनमें से 2 विज्ञान में है। शोभना नरसिम्हन ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु से हैं। ठीक है, इनको चुना गया है। विमान बागची जो है ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो IIS है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में, वहाँ के सॉलिड स्टेट और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट से हैं। ये 2 लोग इससे हो गए। और कविता सिंह जी ये JNU में स्कूल ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स से संबंधित हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोविलपट्टी कदलाई मितई का उत्पादन किस राज्य में होता है जिसे GI टैग दिया गया? अभी इसके पहले हम लोगों ने टेराकोटा का नाम देखा और काले चावल का नाम देखा। ठीक है, अच्छा काले चावल का एक और नाम था, बताइए जल्दी से। काले चावल का एक और नाम क्या था? जल्दी से याद कर लीजिए। चाक हाओ। क्या नाम था? चाक हाओ। तो आप याद कर लो चाक खाओ। ठीक है, चाक खाओ से चाक हाओ याद आ जाएगा आपको, तो याद रखिएगा ये काला चावल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दे रहा कोविलपट्टी कदलाई, ये जैसे हम लोग चिक्की वगैरह नहीं खाते हैं उस टाइप का एक खाने वाला आइटम है। कदलाई मितई इसका नाम है। ठीक है, कदलाई मितई, और मूंगफली की से ही बनाया जाता है इसको। ये तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से, तो वहां पर इसको GI टैग दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिए, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। करा भौगोलिक संकेतक के डिप्टी रजिस्ट्रार चीना राजा जी नायडू ने पुष्टि किया है कि 1 मई को यह टैग मिला है। यह मूंगफली को गुड़ से तैयार किया जाता है, मतलब दोनों को मिला करके तैयार किया जाता है, और विशेष रूप से थामी बरानी नदी का पानी का उपयोग इसमें किया जाता है। यह एक विशेष नदी है जो इस कैंडी के स्वाद को और बढ़ा देता है, तो ये अपने आप में थोड़ा स्पेशल हो जाता है। ठीक है, अच्छा इस नदी के बारे में भी जान लीजिए। हो सकता है परीक्षा में आपसे इस कैंडी के बारे में या फिर इस GI टैग के उत्पाद के बारे में न पूछे,
आपसे नदी के बारे में पूछ ले, क्योंकि चर्चा का विषय बन गया ना, तो थामीर रानी जो नदी है दोस्तों, याद रखिएगा, थामीर रानी या थामीर बरानी बोलते हैं कभी कभी इसको, ये पश्चिमी घाट से निकलती है और मन्नार, मुन्नार नहीं होता है, मन्नार की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एक बारहमासी नदी है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोविड 19 से जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी जी का निधन हो गया 2 मई को। यह किस संवैधानिक संगठन के सदस्य थे? तो सबसे बड़ी बात है कि कोविड की वजह से इनका निधन हुआ, एक कोरोना संक्रमित पाए गए थे, और साथ ही साथ कुछ समय पहले न्यूज में भी था कि ये और इनकी बेटी और एक खाना पकाने वाला, 3 लोग जो है संक्रमित पाए गए थे। तो उसमें इनकी बेटी और खाना पकाने वाला जो था वो सही हो गया, बट इनको बचाया नहीं जा सका। तो इसको याद रखेगा दोस्तों, 62 साल अभी इनकी उम्र थी, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं था, और ये लोकपाल से संबंधित थे। ठीक है, एक संवैधानिक संगठन कुछ दिन पहले बना था, मार्च 2019 में लोकपाल सदस्य के रूप में अभी चुने भी गए थे। ठीक है, तो इसको जरा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे लोकपाल के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पिनाकी चंद्र घोष थे, पीसी घोष, उसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए मुझे पता है कि इस तरह के प्रश्न पढ़ करके आपका थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब होता होगा, लेकिन यार मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे इससे मतलब है कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इन तरह के प्रश्नों को। कह रहा 2 मई 2020 को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने अग्रणी कलाकार जैमिनी राय को उनकी 133वीं जयंती पर आभासी माध्यम से, आभासी मतलब वर्चुअली, ठीक है, श्रद्धांजलि दिया। भाई इस समय कोरोना का प्रभाव इतना ज़्यादा हो गया कि लोग कहीं आ जा नहीं रहे हैं, किसी तरह की मीटिंग नहीं हो रही, किसी तरह के गेम नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए लोग वर्चुअली जुड़ रहे हैं। तो वर्चुअली क्या किया गया, इनको श्रद्धांजलि दिया गया। दूसरा कथन दे रहा है, वे अवनींद्र नाथ टैगोर के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। अवनींद्र नाथ टैगोर का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है, तो याद रखेगा। और तीसरा दे रहा है, वर्ष 1975 में इन्हें ललित कला अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो यहां पर आपको बताना सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान जरा आप दीजिएगा दोस्तों। पहली बात जो यहाँ पर सन दे रहा है 1975, ये यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक है। वैसे बहुत टिपिकल है, इतना टिपिकल क्वेश्चन अगर परीक्षा में आने लगा तो जाहिर सी बात है लोग बहुत गलतियां करेंगे। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, पहला और दूसरा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैमिनी राय की 133वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में हुआ था और 1887 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कह रहा वे 20वीं सदी में भारतीय कला के सबसे उल्लेखनीय आधुनिकतावादी भारतीय चित्रकार माने जाते हैं। और अवनींद्र नाथ टैगोर जो अपने जमाने के महान चित्रकार थे, उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। वे पश्चिमी पद्धति की तकनीक में औपचारिक रूप से प्रशिक्षित पहले भारतीय चित्रकार थे, किंतु उन्होंने बंगाल की स्थानीय लोक कलाओं जैसे कालीघाट चित्रकला पद्धति का नाम सुना होगा, या जो लोग बंगाल से संबंधित होंगे उन्होंने कालीघाट का मंदिर देखा होगा, वहां पर एक अलग ही चित्रकला शैली देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन सब चीजों को इसमें समावेश किया और नए नए तरीके से जो है पेंटिंग की शुरुआत किया। ठीक है, तो एक पटुआ नामक चीज है, उसको भी याद रखेगा। पटुआ नामक कलाकार की चित्रकारी किया करते थे। ठीक है, और इनको जो अवार्ड दिया गया था दोस्तों, वो एक तो गोल्ड मेडल मिला था 1934 में वायसराय के द्वारा। उसके बाद जो है दोस्तों इरविन थे इस समय, और याद रखिएगा इरविन अच्छा 1934 में एक बार चेक करिएगा। और 1954 जो दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण दिया गया। 55 में ही इनको ललित कला अकादमी दिया गया था, याद रखेगा। और पीछे दिया था 1975, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं मैं। बनेरघट्टा जैविक उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। करा बनेरघट्टा जैविक उद्यान ने एनिमल एडॉप्टेशन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान के वन्य जीवों को घर ले जाने की अनुमति प्रदान किया है। बनेरघट्टा जैविक उद्यान से किंग कोबरा को अपने घर ले जा सकते हैं। क्या कोई है भाई जो किंग कोबरा को अपने घर ले जाना चाहता है? जंगली बिल्ली को, असमिया लंगूर को, काला हिरन को, सांभर इत्यादि को 1 वर्ष के लिए आप गोद ले सकते हैं। ठीक है, तो एक नया प्रोग्राम है दोस्तों, और ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सही है। और यहाँ पर अलग अलग रेट डिसाइड हुआ है, कहीं 2000 है, किसी का 10,000 है, किसी का लाखों में रेट है, इसको याद रखेगा। तो मतलब कुल मिला जुला के लोग गोद ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अच्छा, अभी वर्तमान में अभी पता चला एक नया डेटा आया है इसके सामने कि 21 हाथी इंटरनेट के माध्यम से गोद लेने हेतु अभी उपलब्ध हैं। उनको कोई भी व्यक्ति गोद ले सकता है। याद रखिए, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो है 1972 में इसकी स्थापना किया गया था। बाद में 1974 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। ठीक है, आगे 2002 में चल करके इसको जैविक रिजर्व भी बना दिया गया।
वर्ष 2006 में देश का जो पहला तितली पार्क है वो तितली पार्क भी यहीं पर स्थापित किया गया था बनेरघट्टा में। तो इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको बोलते हैं एन नॉन एलिगेंट मूवमेंट। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर इन देशों के जो गुट निरपेक्ष वाले देश हैं उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों की एक वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें पहली बार पीएम मोदी शामिल हुए हैं। इसकी अध्यक्षता हुई, इसकी अध्यक्षता भाई किसने किया है? तो इल्हाम अलीवेल ने किया है। किसने किया है? इल्हाम अलीवेल ने किया है। ठीक है, इल्हाम अलीवेल कौन है? ये अजरबैजान का नाम सुना है आपने? अजरबैजान। तो अजरबैजान के ये क्या है? ये प्रेसिडेंट है वहाँ के, और ये इस समय जो है मौजूदा चेयरमैन चुने गए। तो इसको आप याद रखिएगा, वर्चुअली ये सब हो रहा है समिट, तो इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। आप कहेंगे सर आज क्या हो गया आपको कि हर प्रश्न में इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, क्या करूँ? अपने लिए नहीं करना पड़ता, आपके बारे में सोचना पड़ता है, वरना क्या फ़र्क पड़ता है? लोगों की तरह हम भी आसान काम कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न दे रहा है कि रूस इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा। दूसरा दे रहा है, रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रीगैट बूस्टर के साथ उपग्रह को सोयूज 2-on-1 वाहक रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही है, दोनों बातें आप याद रखेगा। देखिए ये प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि आप सभी को पता है कि क्लाइमेट बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और उसको और भी बेहतर कैसे बनाया जाए। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि जो ओजोन की लेयर थी, जो आपके उत्तरी ध्रुव की साइड में जो ओजोन की लेयर फटी थी, वो अपने आप जो है भर गई है। ठीक है, तो ये बहुत कुछ सुधार हो रहा है, तो मौसम में बहुत कुछ सुधार हो रहा है, जलवायु परिवर्तन भी धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। तो उसके लिए जो है इस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रूस के द्वारा यह मिशन लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कुछ अन्य अभियान में 3-4 अभियान हम लोग पिछले कई बार से पढ़ रहे हैं। जैसे अभी चीन अपना एक मंगल अभियान स्टार्ट करने जा रहा है जिसका नाम है तिहानवेन-1। ठीक है, और भारत अपना मंगल अभियान कर ही रहा है, आपको पता है। वह देश जिसके द्वारा अपना प्रथम सैन्य उपग्रह नूर जो है लॉन्च किया गया है। तो ईरान पहला अरब कंट्री है जो ये कार्य करके दिखाया है। एक दशक बाद बिना रूस की मदद के अमेरिका एक मिशन को जो है आगे बढ़ा रहा है, अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन भेज रहा है। अपने स्पेस स्टेशन से अभी तक वो डिपेंड था, किसके ऊपर? निर्भर था रूस के ऊपर। उसका नाम है डेमो 2। ठीक है, और फाल्कन 9 के द्वारा हो पा रहा है। स्पेस एक्स कंपनी भी इसमें है। नासा ने वर्ष 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव मिशन शिविर स्थापित करने का निर्णय लिया, और उसका नाम क्या है? आर्टेमिस नाम है। तो ये सभी प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन का संचालन किया गया। तो कौन सा ऑपरेशन का संचालन किया गया? देखिए दो तरह के ऑपरेशन थे, एक तो वंदे भारत था, तो वो हवाई जहाज वाला है, और एक जो है यहां पर याद रखिएगा नौसेना के द्वारा जो किया गया, इसका नाम समुद्र सेतु है। ठीक है, तो समुद्र सेतु, जिस तरह से भगवान राम ने समुद्र सेतु बनाकर सीता को वापस लाया था अपने देश, उसी प्रकार से भारतीय नौसेना जो है वो समुद्र सेतु अभियान के द्वारा अलग अलग देशों से अपने नागरिकों को भारत लाने का काम कर रही है। ठीक है, जिसको आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम देश जिसके द्वारा कोविड-19 एंटीबॉडी विकसित करने की घोषणा की गई है, तो वह देश है इजराइल। कौन सा देश है? इजराइल। भारत का बड़ा ही मित्र देश है, याद रखेगा, और इजराइल ने यह घोषणा किया है। इजराइल की जो एक इंस्टीट्यूट है उसका नाम देखिए यहाँ पर दिया है, इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है, इसने कोविड-19 एंटीबॉडी विकसित करने की घोषणा किया है। एंटीबॉडी को दोस्तों याद रखेगा मोनोक्लोनल भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? भाई कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो जल्दी से बता दीजिए। इसको स्थगित किया गया है 2023 तक के लिए। कब तक के लिए? 2023 तक के लिए स्थगित किया गया। हालांकि बहुत सारे खेलों को स्थगित किया गया, जिसमें आपके ओलंपिक वगैरह भी शामिल थे। इस बार के ओलंपिक जापान में होने वाले थे, राजधानी टोक्यो है, टोक्यो में होने वाले थे, बट हमारा पूरा का पूरा ओलंपिक भी अभी कैंसिल हो चुका है। कुछ चीज़ें याद रखें जो इंपॉर्टेंट आपके लिए, जैसे विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में होने वाला था, तो अब वो तो भारत के हाथ से छिन गया और सर्बिया के शहर बेलग्रेड में होगा। ठीक है, पहले भारत इसको कराने वाला था, भारत इसकी फीस नहीं भर पाया, इसकी वजह से ये प्रोग्राम उसके हाथ से चला गया। जो एशियाई खेल है दोस्तों, ये हांगझाऊ चीन में होने वाला है, और जो पैरा एशियाई खेल है वो भी हांगझाऊ चीन में होने वाला है। जो पैरा ओलंपिक गेम है वो अपने शेड्यूल से चेंज हो गए, एक साल आगे खिसक गए हैं। ठीक है,
है, उनके नए आ गए हैं तो ये दोनों आगे खिसक के चले गए हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किन भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी के लिए वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो याद रखिए ये पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों 3 लोगों को दिया गया है, वैसे मुझे भी याद नहीं हो रहा था तो मैंने इसका फार्मूला बनाया, ठीक है। दार खान चुन्नी, कहाँ बनाया, दार खान चन्नी, तो दार खान चन्नी याद रखेगा, दार से दार उठाना है, खान उठाना है, चन्नी उठाना है, ये नहीं है, चन्नी है, दार है, ये भी नहीं हो सकता, और फारूक बेग नहीं, याद रखिए चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा दार खान चन्नी। तो ऐसे करके मैंने याद कर लिया, मैंने कहा इतना टिपिकल नाम है, याद तो होने से रहा, तो दार खान चन्नी याद रखेगा, दार खान चन्नी को पुलित्जर अवार्ड दिया गया, याद रहेगा क्या, याद रखेगा, नहीं भी रहता तो भी याद रखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये अवार्ड दोस्तों उन्हें क्यों मिला, तो याद रखेगा कश्मीर घाटी की स्थिति को दर्शाने वाले ये अलग अलग फोटोग्राफर हैं, तो उनको यह अवार्ड दिया गया। आपको पता होगा जब आर्टिकल 370 हटाया गया, कब हटाया गया जल्दी से बताइए, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा था, तो याद रखें उसके हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में महीनों तक कर्फ्यू लगा रहा, वहां पे लॉकडाउन लगा रहा और बड़ी मेहनत से जाकर के स्थितियां हमारे कंट्रोल में आई। कह रहा ऐसे हालात में कश्मीर के 3 फोटोग्राफर ने अपने कैमरे के जरिए लोगों को प्रदेश का माहौल दिखाया, ठीक है। तो इसमें अलग अलग लोग हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दे रहा है केंद्र सरकार ने संसद की लोक लेखा समिति को पुनर्गठित करके किसको अध्यक्ष बनाया दोस्तों, तो इसमें एक नया नाम जुड़ा है, अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। तो याद रखेगा अधीर रंजन चौधरी। अभी आपको पता होगा इसमें कुल 19 मेंबर रखे जाते हैं, ठीक है, 20 होते हैं वैसे, 15 लोकसभा से होते हैं, 5 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। तो इनको लेकर के 19 और मेंबर हैं, तो इसको आप याद रखेगा, ठीक है। ये जो लोक लेखा समिति की बात कर रहा है दोस्तों, ये लोक लेखा समिति जो सरकारी खर्चे के खाते होते हैं ना, उनकी जांच करती है, और जांच का आधार वैसे तो कैग के पास होता है, कैग की रिपोर्ट के आधार पर होता है, बट आप इन चीज़ों को याद रखेगा, ठीक है। और अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 22 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, अभी के लिए 20 ही सदस्य इसमें है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको मिलान करना है जीआई टैग से संबंधित। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि गोरखपुर में टेराकोटा जो था वो है, ठीक है। चा खाओ जो काला वाला चावल था मणिपुर में था, वो पीछे मेघालय दिया था, गलत करके हम लोग आगे आ गए थे। और ये जो मितलाई मिठाई था जिसमें नदी के जल का इस्तेमाल किया जाता है, तो तमिलनाडु में है। और कश्मीर के केसर को भी जीआई टैग दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि अभी आपको कोई कंफ्यूजन है। देखिए जब आप डिटेल में पढ़े होंगे ना तो आपका यही फायदा मिलता है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस गैस के रिसाव से विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को कईयों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग बीमार हो गए। तो आपको पता है दोस्तों एक जमाने में एक और गैस निकला था, ठीक है, और हालांकि वो बवाल जो हुआ था वो भोपाल में हुआ था, उसको वहां पर निकला था मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। लेकिन यहां पर मिथाइल आइसोसाइनेट नहीं है, जो विशाखापट्टनम में निकला है याद रखेगा उस गैस का नाम है स्टाइरीन। तो आपने वीडियो भी देखा होगा कि अचानक से आसमान पूरा लाल हो गया, खून जैसे बादल हो गए, और वो स्टाइरीन के प्रभाव की वजह से हुआ था, और बहुत सारे लोग जो है चलते चलते रोड पर जो है बेहोश हो गए। एक बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको बड़ा ही डर लगेगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लिख रहा है एक केमिकल प्लांट है, और आप जानते हैं एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम है। 1961 में यह प्लांट बना था। हिंदुस्तान पॉलीमर्स पहले इसका नाम था, बाद में एक दक्षिण कोरियाई कंपनी है एलजी जिसने इसका अधिग्रहण कर लिया, तो उसके बाद एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम पड़ गया। स्टायरिन गैस जो हो रहा है दोस्तों की जिसकी वजह से ये सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, तो ये स्टायरिन गैस क्या है, याद रखिएगा स्टायरिन एक तरह का हाइड्रोकार्बन होता है, और इसका उपयोग पॉलीस्टीरीन, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर या सिंथेटिक मार्बल या फिर फ्लोरिंग वगैरह के जो मैट होते हैं, लेटेक्स होते हैं, उनके निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह एक रंगहीन और हल्का पीला ज्वलनशील लिक्विड होता है। जब ये गैस लीक हुआ ना तो लोगों की आंखों में सबसे पहले जलन हो रहा शुरू हुआ, ठीक है, और लोग जो है ऐसे देखते ही देखते बेहोश होने शुरू हो गए। तो ये सब जो है हुआ। कह रहा गैस के असर को कम करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पर देखिए दे रहा है कि 4 टार्ट ब्यूटाइल केचॉल। अच्छा, इसके पीछे वजह जो बताया गया वो बताया गया काफ़ी समय से ये फैक्ट्री लॉकडाउन की वजह से बंद चल रही थी, जिसकी वजह से अब फैक्ट्री खुली तो ये समस्या आ पड़ी है, ठीक है। तो इसके छिड़काव किया जाए तो थोड़ा सा राहत मिल सकता है। तो इन चीज़ों को आप जो है याद रखेगा। ये चीज़ें आपको डेली करंट अफेयर में पढ़ाई गई हैं, कुछ नया नहीं इसमें। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जिन्होंने हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार भी संभाला। दोस्तों तरुण बजाज जी को फिर से इसमें भी अपॉइंट किया गया है, ठीक है, एज ए डायरेक्टर। तो इसको भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया। अभी मैंने पीछे आपको बताया, एक तो जो है समुद्र सेतु था वो नौसेना के द्वारा शुरू किया गया, और जो ये हवाई जहाज वाला मिशन है ये है वंदे भारत मिशन, ठीक है। तो वंदे भारत जो ट्रेन है उसको तो आप याद ही रखिएगा, इसको भी साथ ही साथ आप याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा भी आया होगा। और सबसे बड़ी बात है कि डेली करंट अफेयर में जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, अगर वीकली में आकर ज्वाइन कर लेते हैं हमें आप, तो आपकी चीज़ें
फिर से एक बार रिवाइज हो जाती हैं और आप सब कुछ अच्छे से सीख और पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा होगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ प्ले स्टोर से जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद रेटिंग का जो ऑप्शन आता है दोस्तों वहाँ पर जाकर रेट करिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अच्छा, कुछ लोग नाराजगी में 1 स्टार दे रहे हैं, उससे याद रखिए उससे हमारे ऊपर जो है बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आपको पड़े ना पड़े हमारे ऊपर पड़ेगा। हालांकि एप्लीकेशन आया है तो जितना आपको चिंता नहीं है उससे ज़्यादा हमें भी चिंता है कि एप्लीकेशन हर बच्चे तक पहुंच पाए। भाई जब हम हर बच्चे तक अपने वीडियोस दे रहे हैं, अपने क्लासेस दे रहे हैं, जिसके लिए हम कोई शुल्क उनसे नहीं ले रहे हैं, तो हम एप्लीकेशन के लिए ऐसा क्यों करेंगे कि कुछ लोगों के मोबाइल में चलेगा और कुछ लोगों के मोबाइल में नहीं चलेगा। तो हमारे लिए भी वो एक चिंता का विषय है। हमारी टीम लगातार काम कर रही है क्योंकि आपको पता है कि हजारों किस्म के ब्रांड हैं, हजारों किस्म की मोबाइलें हैं, दिन प्रतिदिन मोबाइल में कितना वेरिएशन होता रहता है, लोगों के एंड्रॉयड वर्जन बदलते रहते हैं। ऐसे में एप्लीकेशन को सबके लिए कॉम्पिटेबल बना पाना ये बहुत डिफिकल्ट काम है। तो ये हम लोग कर रहे हैं और ये बहुत जल्द हो जाएगा, इसके लिए आप परेशान मत होइए। लेकिन जो स्टार रेटिंग जिन्होंने अभी भी 1 या 2 स्टार दे रखा है वो थोड़ा सा सुधार लें, अगर ला सकते हैं तो। भाई मेरा काम है कहना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। भाई आप यूजर हो, आप जैसा चाहे वैसा फीडबैक दे सकते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि नितिन सर एक बेहतर काम कर रहे हैं वो लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।